ये फॉरेन में है क्या, माने वो क्या जादू करते हैं कि वहाँ से ही सब जो है सक्सेसफुल लोग आते हैं। इंडिया में लोगों को बहुत लगता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो फॉरेन में होती है। हम ही ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमें बड़े बिजनेसेस बनाने हैं तो हम अपने लोकेशन में बनाएं। बाहर जाके कुछ ढूंढने में इतना भी कुछ ग्रेट मिलने वाला है नहीं। इंडिया में लोग बहुत जुड़ गए हैं अपनी बिरादरी के सोच में। उन्हें क्या लगता है कि भाई मैं मारवाड़ी हूँ तो मैं बिजनेस करूँगी, मैं गुजराती हूँ तो दुकान चलाऊँगी। तो लोगों के दिमाग में रहता है अपना जो कल्चर के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हैं। तो हम हाई एंड प्रोडक्ट को लेसर प्राइस में देते हैं, हम लो एंड प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करते हैं। देखो भाई, तुमको टीवी खरीदने का है तो SBI ने लगाया है, तुमको टीवी खरीदना है मेरा ओबरा ने लगाया है। सैमसंग हो सोनी हो, ये कंपनीज ने जांचा कि उनके कंट्री के लोगों को बोला जाता है कि आपका ब्रांड सबसे प्रीमियम हो। आई वॉन्ट, नो वन हैज़ डन दिस, ना टाटा ना बिरला ना अंबानी का ब्रांड सबसे प्रीमियम है मार्केट में। कि फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में यंगस्टर्स प्रेफर करते हैं, इंडियंस को नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए पहले तो बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आज आ रही हूँ गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। अच्छा लग रहा है कि आपसे ये बातें दो चार करने की। तो जब मुझे कॉल आया था एक दो दिन पहले कि आपके सामने मुझे एक बातें करनी है, तो मैं सोचूं कि मैं क्या बात करूं। तो मैंने सत्यजीत जी के बारे में गूगल पर रिसर्च किया और देखा कि वो अहमदनगर के हैं। और मेरी कंपनी में एक बंदा था जो मेरे साथ 15-16 साल से है, और उसने ज्वाइन किया था एक फील्ड इंजीनियर की तरह, कि किसी का टीवी खरीदा है, उनके घर पे जाके कारपेंटरी के साथ लगा के टीवी पे दीवार पे लगाना। अपने मेहनत से, कंपनी के मेहनत से, हमारे एक मिशन जुड़ के आज वो कंपनी का नंबर 1 टेक्निकल आदमी बन गया है, और वो अहमदनगर का है। तो फिर मैंने उसे फ़ोन, तो जो टीवी आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है यहाँ पर व्यू का टीवी, उसमें भी रिसर्च उसने ही किया है। तो फिर मुझे लगा सीधा मुझे वो अहमदनगर के बंदे को ही फ़ोन करना चाहिए कि भाई तेरे जैसे अगर लोगों को सफल होना है तो वो क्या करें, ताकि मैं आपको बोल सकूं आपके यहाँ जो सिचुएशन है वहाँ से जो आदमी एक आया है, अच्छा काम किया है, ग्रो किया है, जो ऑब्वियसली उसका अभी तनख्वाह जो है 10x हो गया होगा इतने सालों में, 10 टाइम्स, उसने किया क्या है। तो पहले तो उसने कहा कि बता रहा था कि जैसे अहमदनगर और जो भी महाराष्ट्र के एरियाज़ में पानी की बहुत तकलीफ है, फार्मिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, और दूसरा लोगों को लगता है कि ठीक है यहाँ पर नहीं तो शहर में रहो या फॉरेन में जाओ। और उसने एक कहा कि व्यू में उसकी सफलता इसलिए है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे को जाके फॉरेन में एक कंपनी खड़ी करनी है। मैंने सोचा था कि भाई मेरे को फॉरेन का नॉलेज लेकर यहाँ पर इंडिया में कंपनी खड़ी करनी है। और वही सोच लेकर कि फॉरेन से सीखते हैं, फॉरेन से आइडिया लेते हैं, फॉरेन से टेक्नोलॉजी लेते हैं, फॉरेन से जो भी लेते हैं, मगर मार्केट है या हमारा इंडिया में, ग्रोथ है हमारा इंडिया में। अभी हालांकि 2 महीने पहले कंपनी के 17 साल हो गए और एक केक कटिंग सेरेमनी हो रहा था ऑफिस में, और हम सब यादें में घुस गए थे कि इतने साल से कंपनी ग्रो किया। और यही सोच थी कि एक सेटिस्फैक्शन था हमें, इसलिए नहीं कि भाई कोई 800 करोड़ की कंपनी है, इसकी मतलब नहीं कि हम एक टॉप लेवल पे आ गए, वो सेटिस्फैक्शन इतना ग्रेट नहीं था। मगर हमने इंडिया में एक इंडियन ब्रांड बनाया है जो ग्लोबल है, जहाँ हम टक्कर दे रहे हैं फॉरेन ब्रांड से, जो हम सोचते नहीं कभी हमारे कंपनी में कि भाई हम किसी से कम है, वो हमारी सबसे बड़ा सफलता है। क्योंकि मैं से, जैसे सत्यजीत जी ने कहा, मैं अपने फादर के कंपनी में काम करती थी, ट्रेनिंग ली थी उनसे, और मुझे लगा कि इंडिया में लोगों को बहुत लगता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो फॉरेन में होती है। और ये फॉरेन में है क्या, माने वो क्या जादू करते हैं कि वहाँ से ही सब जो है सक्सेसफुल लोग आते हैं। तो फिर 18 की उम्र पर बोरिया बिस्तर बांध के मैं पहुँच गई कैलिफोर्निया सीखने को। वहाँ पर टॉप कंपनीज तो कैलिफोर्निया में ही है, वहाँ पर पढ़ाई करने को कि वो लोग करते क्या है। और ऑब्वियसली वहाँ पर वो लोग ने एक एनवायरनमेंट बनाया है जहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं पढ़ाई करने, काम करने, रहने। और मुझे लगा देखा जाए तो एक्चुअली जो टैलेंट है वो इंडियन टैलेंट ही है। दिमाग जो है फॉरेन में वो इंडियन दिमाग ही है, मगर उन्हें क्या लगता है कि भाई फॉरेन के जो एक रहना, क्वालिटी ऑफ लिविंग, हालचाल बेटर है इंडिया से, तो वो वहीं रह जाते हैं और फिर वो अमेरिकन इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। इसलिए जब कि इंडियन कंपनीज के इंडियन लोग जो फॉरेन में जाके CEO बनते हैं, एक जोक आया था, लिखा था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, और वो हमें बदलना है। मैं ये कहूँगी, हाँ 20-30 साल पहले जो इंडिया की हालत थी, जो फॉरेन में था, बहुत अंतर था। मगर आप देखेंगे हालांकि इतने सालों से फॉरेन कंपनीज मर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में आने को। सही बात है, सब जगह आप जाओगे, ऐड देखोगे, पेपर पढ़ोगे, सुनोगे, सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया, चाइना इज़ हॉट मार्केट, चाइना में दूसरी तकलीफ़ें हैं, इंडिया इज़ नाउ द हॉट मार्केट। G20 में भी गई थी मैं प्रोग्राम में, सब लोग वही बोल रहे हैं इंडिया इज़ मार्केट। मगर हम
अपने मार्केट में वैल्यू देख रहे हैं क्या, कि हमें अभी भी लगता है कि फॉरेन बेटर है। मैं ये कहूँगी आपसे ऑनेस्टली, मैं बिज़नेस रोज करती हूँ, मेरा पूरा बिजनेस अभी इंडिया में है, एक्सपांड भी कर रहे हैं फॉरेन में, मगर इंडिया में जो कैपेसिटी है ग्रोथ की, लोगों की, मार्केट की, वो बहुत है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग इंडिया में हैं, अपने एरिया, अपने जिला, डिस्ट्रिक्ट जिधर भी हैं, वो सोचिए कि ये मेरा मार्केट है, ये मुझे ग्रो करना है। मैं प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पर कैसे बेचूँ, मैं प्रोडक्ट्स लेके यहाँ का मार्केट कैसे डेवलप करूँ, मैं सर्विसेज लेके यहाँ पर कैसे बिजनेसेस बनाऊँ। और मेरा सच में यही सोचना है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है, खासकर कि महाराष्ट्र के युवाओं को, क्योंकि महाराष्ट्र एक जगह है जहाँ पर मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगी, मैं काफ़ी इंडिया में घूमती रहती हूँ बिज़नेस के लिए, मगर महाराष्ट्र में जो सम्मान लोगों के लिए है, स्पेशली लेडीज़ के लिए है, वो दूसरे स्टेट्स में नहीं है। मैं दिल्ली जाती हूँ, बैंगलोर जाती हूँ, जिधर कलकत्ता जाती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, हर बार मुझे एक अंतर लगता है मीटिंग्स में कि मुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मगर बम्बई में पली बड़ी, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही रहती हूँ, बम्बई में पली बड़ी, कभी लगा नहीं मेरे को कि बस बॉम्बे में मैं सेफ़ नहीं हूँ या महाराष्ट्र में मेरी कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जनरली हमारे कंपनी में काफ़ी महाराष्ट्रियन लोग भी हैं सर, और टाइप के लोग भी हैं, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है, एक कॉपरेशन है लोगों में। तो एनवायरनमेंट लोगों का तो ऑलरेडी अच्छा है, मगर अभी एक सोच है जो हमें बदलनी है कि फॉरेन बेटर है। मैं ये कहूँगी कि आप फॉरेन को एक कॉलेज की तरह सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जो भी है, कोर्स की तरह सोचिए, कॉन्फ्रेंस की तरह सोचिए, मौका मिले तो जाइए वहाँ पर, पक्का कुछ सीख के आइए। मगर हमारा जो हमें अपना नाम बनाना है, काम बनाना है, जो हम धरती पर बैठे हैं, इतने अरसों से लोग यहाँ पर इंडिया में मार्केट में आ रहे हैं, वो हमारा मार्केट का फ़ायदा लेके जा रहे हैं, हम ही वो मार्केट का फ़ायदा लेके नहीं जा रहे हैं। हम ही ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमें बड़े बिजनेसेस बनाने हैं तो हम अपने लोकेशन में बनाएं, बाहर जाके कुछ ढूंढने में इतना भी कुछ ग्रेट मिलने वाला है नहीं। मैं जाके देख चुकी हूँ, मैं दावे से कह सकती हूँ कि यूएस का जो हालत है, यूके का जो हालत है, पूरे यूरोप का जो हालत है, अभी इंडिया को काफ़ी हालत इकोनॉमिकली बेटर है। तो जब मैं पूछी मेरे हेड ऑफ टेक्नोलॉजी से कि भाई तुम अहमदनगर से आया, मैं क्या बोलूँ ये लोग को कि वो लोग भी तुम्हारी तरह सफल बने, तो वो यही बोला उनको, वही बोलिए कि प्लीज़ फॉरेन जाके मत सेटल हो जाइए, इंडिया में इंडियन कंपनीज ज्वाइन कीजिए, अपने एरिया में वो बिजनेस लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, सेल्स लाइए। अगर आप बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मार्केट का स्कोप है 100 टीवी बेचने का, मेहनत करके मैं 200 कर दूंगा, उधर ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप रेडी मार्केट में तो पले बड़े हैं, वहाँ पर आपको एक बिजनेसमैन या बिजनेसमैन को के साथ वर्क करके या बिजनेसमैन को पैदा करके, इंस्पायर करके, सिखा के वही मार्केट डेवलप करने में इंडिया का नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होएगा। मैं जानती हूँ कि जय हिंद मूवमेंट जो है वो एक गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बना है, और काफ़ी लोग जो एक गांधीयन प्रिंसिपल, जो एक सिंप्लिसिटी की ज़्यादा तौर करते हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है आजकल, दुनिया बहुत फास्ट पेस है, बहुत ग्लोबल है, सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के बहुत ऑपोजिट है। तो हमें एक बैलेंस भी ढूंढना पड़ेगा कि हम अपने जो है एक वैल्यूज़ सिस्टम जो है, एक हमारे जो रीति रिवाज है, सोचना है, इंडियननेस है, वो रखे, मगर ग्लोबल भी एक बैलेंस रखे, नहीं तो हम उसी चीज़ में फंस जाएंगे कि हम देसी बने कि परदेसी बने। तो उसमें भी मैं कहूँगी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अभी सबके पास दुनिया में इंटरनेट है, सबके पास दुनिया में टेक्नोलॉजी है। अब ये सोचिए कि आपका कमिटमेंट, आपका दिल, आपका एक फोकस, आपका एक पर्पस, वो एक गांधीयन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने मार्केट के लिए कर रहा हूँ, मगर कैसे कर रहा हूँ वो मैं एक इंटरनेशनल ग्लोबल तरीके से कर रहा हूँ। मैं टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, फाइनेंस ला रहा हूँ, एक कंपनी बना रहा हूँ, कंपनी या काम कर रहा हूँ, वो मैं फॉरेन से लाऊंगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद नहीं मगर मेरे टीम वाले भी कहेंगे कि वो खुश है हमारे यहाँ, क्योंकि उनके दिल में एक सफलता के साथ एक संतुष्टता है कि देखिए हमने जो भी बनाया है हमारे देश के लिए बनाया है, हमारे देश के लोगों को बेनिफिट हुआ है, और उसमें हम एक अच्छा बैलेंस ले, जो हमारा एक इंडियन प्रिंसिपल्स है और जो फॉरेन का बेनिफिट है हम ले। इतने सालों तक फॉरेनर्स ने इंडियन का बेनिफिट लिया है, अभी इंडियंस को फॉरेनर्स का बेनिफिट लेना है। मार्केट हमारा है, धरती हमारा है, लोग यहाँ पर आके पैसा लेना चाहते हैं। हमें ये सोच उल्टी करनी है, हमें ये सोचना है कि नहीं भाई, हम तुमसे सीख के, हम तुमसे जांच के, मगर हम बनेंगे द सेंटर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस खड़े करने के लिए
मैं ये कहूँगी मेरा तो एक बैकग्राउंड था, मगर कई लोगों जो मेरे फादर ने शुरू की थी वो तो बेस लेवल से शुरू की थी। तो बिज़नेस शुरू करने में कोई आपको कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं देगा, कोई एक न्योता नहीं देगा, कोई ज्योतिष नहीं आके बोलेगा कि हाँ आपके भाग्य में लिखा है बिज़नेस शुरू करने का। वो आप ही को एक दिन उठ के बोलना है कि नहीं भाई मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, भले ही खुद करूँ, दोस्तों के साथ करूँ, किसी के साथ जॉइन हैंड करूँ, मगर आपका अगर सोच है कि बिज़नेस करूँ। इंडिया अभी बहुत अच्छे टाइम पे है इकोनॉमिकली, और फॉरेन से ज़्यादा लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और जो इंडिया में इंडियंस यूथ हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि एक वो सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को, कि हम वो एक वो सोने का मिट्टी है, हम वहाँ पर ग्रो करेंगे तो पूरे देश की जो है तरक्की होगी। तो मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहती थी। यही मेरा एक आपसे मैसेज है कि इंडिया में सक्सेसफुल बनेंगे तो आपके सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं यूएस में रहती ना, मेरा लाइफ में क्या होता, ठीक है अच्छा घर खरीद लेती, एक गाड़ी खरीद लेती, 2 गाड़ी खरीद लेती, मगर सिर्फ लोग जो है अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया जब मैं काम करती हूँ, आपके साथ ये सुबह बिताने का एक मौका मिलता है, मैं लोगों को मिलती हूँ, लोग मेरा ब्रांड देखते हैं, एक मेरे को जेन्युइनली सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई जो भी मैंने किया एक बड़ा काम किया है, एक धर्म का काम किया है। तो इंडिया में भले पैसे थोड़े कम होंगे, अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा कम, अपॉर्चुनिटी कम होगी, मुश्किलें ज़्यादा होंगी, मगर जो सेटिस्फैक्शन आपको जीवन के एंड में मिलेगा कि भाई मैंने इस देश के लिए, मेरे देश के लिए कुछ किया, वो किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, यही मेरी स्पीच थी आपके लिए। मैं जानती हूँ कि 3 दिन का प्रोग्राम लंबा था, तो किसी के पास कोई सवाल हो मैं बहुत खुश हूँ जवाब देने के लिए। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं इशारे से समझ नहीं पा रही हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरी बेटी है कक्षा 6वीं में है सर। तो जब रिजल्ट लगते हैं 12th के, तो अक्सर ये डिस्कशन होता है कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ये सवाल उसका था, मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ और आपसे आंसर चाहना चाहता हूँ। मेरी बेटी का सवाल था कि ये ऐसे सोचते हैं, ये बच्चों के माता पिता, लेकिन वो ऐसे क्यों नहीं सोचता कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, बनना है। तो ये सोच बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस सवाल का आपका आंसर क्या है, क्या ऐसी सोच क्यों नहीं है? सोच एक्चुअली इसलिए आई है क्योंकि इंडिया में 1991 के पहले जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इसका मतलब ये था कि अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, उन्हें फाइनेंसिंग नहीं मिलता था। अगर उनके फैमिली के पास पैसा हो तो वो बिजनेस में डाल सकते थे। तो अब देखेंगे कि 80s 90s में जो इंडिया में ब्रांड्स थे वो ज़्यादातर 10-12 कंपनी, बड़े फैमिलीज थे जिनके ब्रांड्स थे। अभी आप देखेंगे पूरे इंडिया में एक स्टार्टअप की हवा आ चुकी है, और स्टार्टअप की हवा इसलिए आ चुकी है क्योंकि फाइनेंसिंग भी मिल रहा है। लोग इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, लोग बैंक के पास जा रहे हैं, अपने दोस्तों से भी पूछ रहे हैं। तो पहले इंडिया में एक बिजनेस खड़े करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जगह का, पैसे का, लोगों का, वो रिसोर्सेज इतने नहीं थे। तो लोग सोचते नहीं थे कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, वो जनरली सोचते थे कि एक जॉब ही लेना है, क्योंकि वो उस टाइम के हालात थे, जो गलत भी नहीं थे, उसी टाइम के हालात थे। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगी कि इंडिया में लोग बहुत जुड़ गए हैं अपनी बिरादरी के सोच में। उन्हें क्या लगता है कि भाई मैं मारवाड़ी हूँ तो मैं बिज़नेस करूँगी, मैं गुजराती हूँ तो दुकान चलाऊँगी, मैं साउथ इंडियन हूँ तो टेक्निकल बनूँगी, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो कुछ सरकार में जाऊँगी। तो लोगों के दिमाग में रहता है अपना जो कल्चर के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हैं। तो मैं कहूँगी वो कल्चर से थोड़ा बाहर निकलिए। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं जनरली सच्ची में, सही बात है, सच्ची में मैंने कई लोगों में देखा है, महाराष्ट्र लोग बहुत हार्डवर्किंग हैं, मगर उनको कहा जाता है कि नहीं बिजनेस तुम्हारा करना तुम्हारे खून में नहीं है, जो सही बात नहीं है। किया नहीं है, शेतकारी थे, आपको इसी का तजुर्बा है 100 साल से, इसका मतलब नहीं कि अभी वो आप में डीएनए नहीं है। वो सोच लेके आप क्यों घूम रहे हो कि नहीं हमारे खून में नहीं है। किसी के खून में नहीं होता है बिजनेसमैन बनने का, खून में होता था तो काफ़ी जो है इंडियंस जो है सब मारवाड़ी सब नंबर 1 ही रहते। हमें भी एक टक्कर पड़ चुकी है सब कम्युनिटी से। तो प्लीज़ वो कम्युनिटी का सोच निकाल दीजिए कि हमारे खून में ये करना है, जॉब करना है, हमारे खून में ये बनना है। लेडीज़ है तो घर का संभाला है, जेंट्स है तो ऑफिस का संभालना है। आजकल कोई रोल नहीं रहा, ये इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। आप में दिमाग हो, आप में एक सफलता का एक जोश हो तो आप कर पाओगे। तो मैं वो कहूँगी आपकी बेटी को कि आप भूल जाइए क्या क्या लेबल्स है आपके ऊपर, और बोलिए आपको करना है ठीक है करो। दूसरे लोग जो है वो सोच में ही, एक रोल में ही फंस जाते हैं और उसकी वजह से वो इनकरेज नहीं करते हैं। तो मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी लेडीज़ जनरली काम नहीं करती हैं। तो जब मैं काम शुरू भी किया था, काफ़ी लोग बोले कि ठीक है 2-3 साल रहेगी फिर निकल जाएगी, और 17 साल से तो चला रही हूँ। तो
खुद की बिरादरी को आपको आपकी बेटी को रोकना नहीं चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी, अच्छी बात है, वेरी हैप्पी। मेरा ये सवाल है हाँ कि जी। हम लोग जो वीवो के प्रोडक्ट देख रहे हैं हाँ जी। वो उसमें से कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसका प्राइसिंग बहुत कम होता है, इसलिए वो पॉपुलर बन रहे हैं। एग्जैक्टली क्वालिटी भी अच्छा होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्राइसिंग कम करने के लिए आपका कुछ स्ट्रेटेजी था? प्राइसिंग देखिए, हमारे प्रोडक्ट सबसे सस्ते नहीं है, मैं आपको बताऊं। अभी मैंने हालांकि 2 महीने पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो 6 लाख रुपए का टीवी है। सम ऑफ द मॉडल तो जनरली क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। 3 टाइप के रेंजेस होते हैं। एक हाई एंड रेंज, जैसे हमारे 6 लाख 3 लाख रुपए के टीवी है। एक मिड एंड रेंज जो है 30,000 to 60,000, और एक लो एंड रेंज जो है 30,000 के नीचे। तो फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर इंडिया में मार्केट है 32 इंच टीवी के, जो हमने बनाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमें एकदम लो एंड नहीं करना है। कई कंपनीज जो है इंडिया में, उनको लगता है कि इंडिया एक बहुत मास मार्केट है, और मास मार्केट का बिजनेस करने में मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत है। तो इसलिए मैं 32 इंच करती नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे प्रोडक्ट्स चाइनीज़ ब्रांड से ज़्यादा महंगे हैं, वो एकदम लो एंड प्रोडक्ट करते हैं, मेरे मिड लेवल पे है। मगर जहाँ से मैंने शुरू किया था, मेरे कंपटीशन कोई आजू बाजू वाले नहीं थे। एक सैमसंग थे, एक सोनी थे, बहुत बड़े कंपनी है, और शुरू भी वो होंगे शायद मेरे परदादा के टाइम पे। तो एक आने में टाइम लगता है। तो कभी मेरा स्ट्रैटेजी नहीं था लो कॉस्ट प्लेयर बनने का, क्योंकि प्राइस घटाकर बेचने में कोई होशियारी नहीं है। वो ऐसा सोचना है कि मैं जंग में जाऊंगा मरने के लिए, अब जंग में जा रहे हो जीतने के लिए। तो कभी मेरा इंटेंशन नहीं था, अब कभी मेरा लोएस्ट प्राइस नहीं है। मगर जब हमें एक सेक्टर में घुसना है और हम नए प्लेयर्स हैं, तो हमें कंपेटिटिव ज़्यादा बनना पड़ता है। तो हम हाई एंड प्रोडक्ट को लेसर प्राइस में देते हैं, हम लो एंड प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज जो कंपनी प्रॉफिटेबल है। हेलो। एक सवाल मेरा ये है कि नॉर्मली हम जब कोई प्रोडक्ट लाते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हाँ जी, तो उसमें हम देखते हैं टेलीविज़न पे, होर्डिंग्स पे, बिलबोर्ड्स पे कि मॉडल्स लाते हैं। और आपका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आया था कि आप खुद उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनती हो। करेक्ट। और खुद मतलब MDH मसाला एक ही देखा है हमने कि जिसमें मालिक भी खुद मार्केटिंग करता है। Correct. मतलब उसकी खुद की वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो वो Correct. आइडिया आपके मन में MDH से आया था कि आपकी खुद की नहीं, आइडिया थी, और क्यों आई? MDH के चाचा की उम्र तो जरूर चाहिए, मगर बात ये नहीं थी। बात ये थी एक्चुअली, अगेन उसमें एक बहुत इंडिया रिलेटेड ख्याल थे मेरे। मैंने क्या देखा इंडिया में ना, और ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी। इंडिया में आप किसी युवा को पूछो ना कि आपके रोल मॉडल कौन है, रणवीर सिंह, दीपिका, विराट कोहली तो फिर भी वो जो है मेहनत करता है अपना जीतने में, बट हाँ शाहरुख खान, आमिर खान जो भी है। तो इंडिया में मैंने अरसों से देखा है कि एक्टर्स को भगवान की तरह बना के रखा है। हालांकि पिक्चरों में दिमाग ज्यादा तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर का ही होता है, मगर जहां लोगों को बोलो यार मुझे फिल्म स्टार बनना है, तो मुझे बहुत ये बात बुरी लगती थी कि आप अमेरिका में किसी यूथ को पूछोगे ना, अभी नहीं 50 साल से, कि बेटा आपको क्या बनना है, बेटे आपको क्या बनना है, मुझे बिल गेट्स बनने का है, मेरे को स्टीव जॉब्स बनने का है, आजकल के दिन मुझे इलॉन मस्क बनने का है, मुझे जकरबर्ग बनने का है, हेनरी फोर्ड बनने का है। तो अमेरिका में जो एक कंट्री के हीरोज़ होते थे वो होते थे एंटरप्रेन्योर्स। हमारे कंट्री में हीरोज़ हैं एंटरटेनर्स। तो मेरा यही सोच था कि भाई मेरा इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है, जो बंदा 12वीं पास भी नहीं है वो क्यों मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। हम एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं अपने ऐड में आए, और ताकि इंडियन युवा बोले कि भाई हमें इस बिजनेस पर्सन की तरह बनना है। जब तक हमारी शक्ल जैसी भी हो, लोग देखे नहीं, हम जानेंगे कैसे कि इस प्रोडक्ट या इस बिज़नेस के पीछे किसका हाथ है। तो मेरे लिए ये बहुत पेट्रियाटिक बात है कि इंडिया में ये क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स और आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के आगे हटिए, और एंटरप्रेन्योर्स शुड बी द रियल रोल मॉडल्स। हेलो मैम, मुझे लगता है कि बिजनेस में इनोवेशन बेस्ड काम होना चाहिए। हाँ जी। तो मुझे जानना जरूरी होगा कि आपके कंपनी में इनोवेशन बेस्ड काम करती है। हाँ जी। तो वो कैसा करती है? वो कैसे करते हैं? हाँ। तो मैंने क्या काम किया था एक्चुअली, जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी, मैंने एक लैब शुरू किया था, और लैब उसे कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब। और उसमें हम क्या करते हैं, हम कई आइडियाज़ लोगों से लेते हैं। मैंने जैसे हम कस्टमर्स को मिलते हैं, डीलर्स को मिलते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, और उस लैब में वो आइडियाज़ सोच के
करीबन साल के 200-300 टीवीज का रिसर्च करके 15 से 20 नए टीवी लाते हैं मार्केट में और अब 2 साल लगते हैं हर एक मॉडल को आने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था अहमदनगर का बंदा वो टीम ही हेड कर रहा है, उसका जॉब है दिन भर सोचना कि अगर हमें टीवी के अंदर साउंड लगाना है, टीवी के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, टीवी में हमने इंडिया में क्रिकेट फीचर डाला था तो वो टेक्नोलॉजी हम कैसे करें। तो लैब एक बनाइए, एक जगह बनाइए, लोग बनाए, वहाँ पर डिस्कशन करें, प्रोडक्ट के साथ R&D कर सके। एक्चुअली इतनी महंगी बात नहीं है, उसमें वहाँ पर कोई 200 लोग नहीं चाहिए, 5-6 जन भी दिमाग वाले होंगे तो काम हो जाएगा। मगर वो इनोवेशन जो है लोग पिक्चरों में देखते हैं कि कोई बड़ी बड़ी लैब है, कोट पहने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इनोवेशन आप छोटे से रूम में भी कर सकते हैं, बस आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक डिसिप्लिन के साथ चाहिए कि हाँ ये मेरा कहते हैं रोड मैप, ये हम प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं और रोड मैप के तौर पे हमारे कौन से प्रोडक्ट्स अभी हम मार्केट में ला पाएंगे। तो वो रोड मैप आप गूगल कीजिए, एक बना देंगे। तो लैब लगाइए, एक रोड मैप लगाइए, मेहनती लोग लगाइए और इनोवेशन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे सत्यजीत दादा ने आपसे सवाल पूछा उसके आगे का थोड़ा पार्ट है ये। बोलिए। हम देखते हैं कि टीवी पे सोनी टीवी, सैमसंग वगैरह के एडवर्टाइज बहुत हो रहते हैं, लेकिन जेनिथ और आपके वीओ के एड्स कम रहते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर हम विजय सेल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आपकी कंपनी का होता है। तो एज अ न्यू बिजनेस में आने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी इसके ऊपर अगर आप हमको बताएंगे तो आप सीक्रेट आप हमको बता सकते हैं क्या? कोई सीक्रेट नहीं है, बात यह है कि मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसे नहीं ली थी और मैं लोगों को कहती हूँ कि इन्वेस्टर के पैसे और बाप के पैसे में बहुत फर्क होता है। जब फैमिली का पैसा हो आप बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे। आप कोई 10 करोड़ का चेक नहीं लिख देंगे कि भाई क्रिकेट में आज 10 करोड़ तो सस्ता हो गया, आजकल 50 करोड़ डालने पड़ता है IPL में, आप वैसे सोचोगे नहीं। तो आपको एक दूसरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, पहले तो आप काफ़ी सेल्स जो है मैं खुद करती थी। तो जैसे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अब ये मत सोचिए कि भाई मैं एक सेल्समैन लूँगा और वो मार्केट में जाके सबको समझाएगा। यहाँ इस एरिया में आप देखेंगे ओबरॉय होटल है, ओबरॉय होटल में जो टीवी है रिसेप्शन में मैंने उन्हें जाके बेचा है। यहाँ पर ताज प्रेसिडेंट में मेरी टीवी लगी है, मैंने जाके बेचा है। यहाँ पर नरविन पॉइंट में मेरी दुकान होती थी, मैं जाके कई बार सेल्स में खड़ी होती थी। तो एक एंटरप्रेन्योर को एक सेल्समैन बनने की बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर वही टॉप क्वालिटी की कस्टमर को ला पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। जब आपके हाथ में वो क्वालिटी कस्टमर्स आ गए, वो कस्टमर्स आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। तो जैसे इन होटल्स, बैंक्स, अभी इस एरिया में तो काफ़ी सेल्स है। यहाँ पर पहले SBI के चेयरमैन के ऑफिस में भी मैंने टीवी लगाई थी और हमने ही बेची, मैंने ही सेल्स किया था। और क्या किया था मैंने कि ठीक है मेरे एम्प्लॉय को शायद इस बैंक में या इस होटल में या ऐसे टाइप के कस्टमर के पास रीच नहीं होगी, उसको तो काफ़ी साल लग जाएंगे। मगर आई एज एन ओनर कैन ट्राई कि किसी सिफारिश तो जो भी थ्रू एक मीटिंग ले लूँ, मीटिंग में डायरेक्ट सेल्स करती। अच्छा अभी टॉप बैंक्स को बेचा, टॉप होटल्स को बेचा, टॉप कंपनीज को बेचा, फिर जाके वो लिस्ट लेके मैं दूसरे यहाँ के जाती, देखो भाई तुमको टीवी खरीदने का है तो SBI ने लगाया है, तुमको टीवी खरीदना है मेरा ओबरॉय ने लगाया है। तो एक ट्रायंगल बोलते हैं ना, पिरामिड स्ट्रैटेजी है कि जो टॉप के कस्टमर्स हैं वो आप ही को पकड़ने हैं। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे ऑनलाइन सेल करना का है, तो फ्लिपकार्ट के ओनर्स और स्नैपडील के ओनर्स और अमेजोन के हेड के पास मैं ही गई थी कि मेरा आइडिया है कि हम क्यों नहीं मेरे टीवी आपके यहाँ बेचते हैं। तो सेल्स का जॉब जो है ना, और स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स है, जितना हो सके एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आप खुद ही करिए। वो लोग आपके एक टेस्टिमोनियल बन जाते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं, फिर उनको देखा देखी बाकी के मार्केट कॉपी करते हैं और फिर तब तक आप अपने सेल्स लाइन को काम पर लगा दीजिए। मगर अभी भी जो है, अगर मेरे को किसी मार्केट में या किसी सेक्टर में ब्रेक इन करना है, महंगे मार्केटिंग से ज़्यादा मैं खुद वो सेक्टर में जाती हूँ, लोगों को मिलती हूँ, समझती हूँ, और जहाँ कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट के साथ वो खुद ही मार्केटिंग करेगा। तो सिर्फ ऐड डालने से ब्रांड नहीं बनेगा, आपके प्रोडक्ट को भी अच्छा होना चाहिए, सर्विसिंग नंबर 1 बहुत अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर्स अच्छे होने चाहिए। एक चीज़ मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने कस्टमर्स चुनो, वो कस्टमर चुनो जो ठीक है सवाल ज़्यादा पूछे मगर जब प्रोडक्ट से खुश हो 10 जन को बताए और फिर से खरीदे। वो कस्टमर के पास नहीं जाए कि 200 रुपये के लिए और चले जाइए। तो इसे मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ी हूँ, वहाँ पर एक कस्टमर स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर इंडिया में इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, मगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने एरिया में सोचिए कि भाई ये बंदे के घर में मेरे को जाके बेचने का है। आप कस्टमर चूज़ कीजिए, आपके पास अच्छा क्वालिटी कस्टमर आपने खुद जो है सेल्स किया है, बाकी के आ जाएंगे।
हेलो मैम, हेलो। थैंक यू फॉर द सेल स्ट्रैटेजी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इन्वेस्टर के पैसे और पापा के पैसे में फ़र्क रहता हाँ जी। है ना। एंड मोस्टली जो मैं एंटरप्रेनर यहाँ पे देखता हूँ, इंक्लूडिंग फार्मिंग ऑल्सो, या तो उनके पास लैंड होती है, लैंड पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मोस्ट फैमिलीज के पास लैंड भी एज ए सपोर्ट नहीं है, करेक्ट। तो मेरा ये पूछना था कि बहुत सारी जगह आइडियाज़ लेवल पे ही चीज़ें रुक जाती हैं, तो क्या आप जय हिंद पीपल मूवमेंट के साथ एज एन एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेटर प्रोग्राम में एज ए गाइडेंस दे सकती हैं लॉन्ग टर्म? राजनीति में तो 100% आपका फ्यूचर तो है ही, अगर एग्रीकल्चर में नहीं, क्योंकि ऑडियंस में बैठे आपने कुछ पूछ लिया मेरे से। मैं तो पहली बार इन्वॉल्व हुई हूँ इनके साथ। ऋषिका मेरी पुरानी दोस्त है, सत्यजीत जी से पहली बार मेरी बात हुई है। इन्वॉल्व होने में ज़रूर मैं इन्वॉल्व होंगी, जहाँ मेरी ज़रूरत हो, जहाँ मैं कुछ कर सकूँ, आपको मेरे में वैल्यू दिखे, तो मैं करने के लिए तो बहुत खुश हूँ। और जैसे लोग आजकल एक शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है, वो है नेपोटिज्म, कि यार ये तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें एक पुश दिया। मगर मैं बोलती हूँ कि हमारे सबके फैमिलीज़ ने कुछ तो पुश किया है, हमारी पढ़ाई पे ध्यान दिया, या हमारे परवरिश में ध्यान दिया, या हमें कुछ तो वैल्यू सिस्टम्स कुछ दिए हैं। वो भी एक प्रिविलेज है, वो भी एक चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे लिए कुछ किया है। आपके माँ बाप के लिए आपने आपके लिए क्या किया है, वो सोचिए और वो प्रिविलेज लेके बढ़ाइए। ये मत कंपेयर कीजिए कि हाँ इसके पास ये है उसके पास वो है, उससे तो नाखुश रहने के फॉर्मूला है कंपैरिजन। तो लैंड है, लोगों के पास लैंड है। और दूसरा बात मैं ये कहूँगी, एक मार्केट नॉलेज है। अगर मुझे आप कौन से एरिया से हैं? नागपुर, करेक्ट। तो नागपुर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है AK गांधी, बहुत साल से है। हाँ, एंड नागपुर में भी हमारा बिजनेस है, कई बार आ चुकी हूँ। लोग टाइगर देखने जाते हैं, मैं डीलर्स देखने जाती हूँ कि वहाँ पर कैसे मॉल बढ़ाऊँ, बिजनेस बढ़ाऊँ। मगर आप वो मार्केट को जानते हो, वो आपका प्रिविलेज है, वो आपकी जो है स्ट्रेंथ है जो कोई और नहीं ले सकता है। आप वहाँ के नंबर 1 एक्सपर्ट कैसे बन सके। तो शहर के लोगों से कंपैरिजन करने से या किसी फैमिली बिजनेस से कंपैरिजन करने से सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये देखिए कि भाई मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर लोग किसके लिए आ सकते हो, मैं किसको ला सकता हूँ। उसमें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए कि किसी चीज़ को एक नई तौर से देखे, या एक एंटरप्रेन्योरियल वे ऑफ थिंकिंग, या एक बिजनेस स्कूल वे ऑफ थिंकिंग जो मेरी ट्रेनिंग है, मैं 100% आपके लिए अवेलेबल हूँ, और जिससे भी यहाँ पर मेरी टाइम की ज़रूरत है। मैडम मैं शिवा राव बोल रहा हूँ। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। मैं दादा एक प्रश्न। मैं जेनिथ का डीलर था। हाँ जी। 2004-2005 में सबसे सस्ते में मिलता था जेनिथ। आप तब से ये बोल रहे कि इंडिया में ऐसा होता वैसा होता। आपको ये नहीं लगता कि आप फॉरेन में सीख के अपन आप इंडिया में पैदा हुए, तो इंडियन के जो गरीब तबके के लोग हैं, आपकी यूवी टीवी वो लोग वहाँ देख पाए वो रेट पे? जैसा आपने बोला कि हमने 32 इंची बंद कर दिया, आपको ऐसे एज एन बिजनेस वुमेन ऐसा फील नहीं होता कि इंडिया में हर घर पे मेरी टीवी होनी चाहिए? देखिए, आपका सवाल सही है, मगर इस बिजनेस में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सस्टेनेबिलिटी। मैं वही एक सेकंड मैडम, आपका एडिंग उतना नहीं है बाकी सोनी और इससे, मतलब आपका ऐड का पैसा उतना एक्सपेंड नहीं होता। मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो ऐड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वास्ट होता है। तो आप वो एडिंग नहीं करती है, तो गरीबों को कम से कम टीवी आसानी से मिले, क्योंकि इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है आपका। तो इंडिया वालों को जो मिले। करेक्ट। नहीं, आप फिनिश कीजिए, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सोच चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ कुछ, इंडिया में सिर्फ इंडियन कंपनीज को क्यों कहा जाता है कि आप सबसे लो एंड मार्केट में बेचो? कि साला पूरा टॉप मार्केट मक्खन खाए फॉरेनर्स, और सबसे लो एंड सस्ता जो है एक NGO की काम करे इंडियंस। यही प्रॉब्लम है। आप फॉरेन मॉल में जाइए, सबसे अच्छी जगह तो फॉरेन ब्रांड को देते हैं क्यों? इंडियन ब्रांड हो नहीं, आप कोने में खड़े हो जाइए। रेट न्यूज़पेपर में सबसे अच्छे रेट तो फॉरेनर्स को देंगे, इंडियन हो नहीं, आप लोड रेट कीजिए। इंडियंस हैव टू ट्रीट इंडियंस बेटर। इंडियंस हैव टू ट्रीट इंडियंस लाइक दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। जापानीज़ लोग जो हैं वो बहुत, वैसे एक मैं चीज़ बताऊँ, सैमसंग हो, सोनी हो, ये कंपनीज को मैंने जांचा कि उनके कंट्री के लोगों को बोला जाता है कि आपका ब्रांड सबसे प्रीमियम हो। आई वॉन्ट, नो वन हैज़ डन दिस, ना टाटा, ना बिरला, ना अंबानी का ब्रांड सबसे प्रीमियम है मार्केट में, जियो भी सबसे सस्ता है। मेरा पॉइंट अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को प्रीमियम बनाना है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाई सब लोग जो है
सस्ते सबसे महंगा अच्छा प्रीमियम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो लोग सपने में देखे, जो इंटरनेट पे सेव करे पिक्चर, जो व्हाट्सएप पे शेयर करे, वो फॉरेन हो और सबसे सस्ता लॉस मेकिंग वो इंडियन हो। ये मेरा लाइफ का प्लान है कि मैं इंडियन ब्रांड्स को उस लेवल पे ले पाऊँ कि नहीं कि हम इंडियंस को नेचुरली खींचते जाए नीचे। गाड़ियों में, मोबाइल में, कपड़ों में, खाने में, सब जगह इंडियन ब्रांड्स नंबर 1 होने चाहिए। वो किसी की प्रयास क्यों नहीं है? तो अब ये मत सोचिए कि भाई गरीबों के लिए टीवी लानी है, नहीं, गरीबों को उठाना है, गरीबों को उठाना है, उनके लेवल पर 10 चीज़ें नहीं लानी है और खुद गरीब नहीं बनना है ये सोच के कि भाई प्रेशर है लोगों से, हम इंडियन ब्रांड है। वाई इंडियन ब्रांड्स आर नॉट गिविंग द सेम प्रोमिनेंस एज फॉरेन ब्रांड्स? आप यही सोचिए, आपके सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं हर एक कैटेगरी में यू हैव टू अपलिफ्ट द बिजनेस, अपलिफ्ट द पुअर, अपलिफ्ट द कंट्री, डोंट down. So I am sorry if my opinion is different than yours, but it really bothers me जब मैं देखती हूँ कि फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में यंगस्टर्स प्रेफर करते हैं, इंडियंस को नहीं करते हैं। हम वही चीज़ बदल जाएंगे ना तो ये फॉरेन जाने का चस्का कम भी हो जाएगा। हाँ जी मैडम। मेरा एक सवाल है मैडम, यहाँ पे जो ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं उनका सोशल कैपिटल बहुत है, भले ही फाइनेंशियल कैपिटल हो या ना हो, सोशल कैपिटल हर एक के पास बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूज़ हम एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कर सकते हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे पूछना था। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली हर एक के माइंड में होना चाहिए, मगर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, आप जॉब भी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योरियल भी हो सकते हैं। सोशल कैपिटल के तौर में सबसे बड़ा मैं ये आपसे कहूँगी कि जो आपका एरिया है जहाँ आप बेस्ड हुए हैं, उससे आप एक अच्छा मार्केट बनाइए, तरक्की वैसे ही आ जाएगी, पैसा वैसा ही आ जाएगा। अभी मैं काफ़ी इंडिया में घूमी हूँ, अलग अलग जगह गई हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग जो एक माइग्रेट होते जा रहे हैं। अभी चाइना की बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है कि एक एजिंग पॉपुलेशन है, लोग माइग्रेट हो गए हैं शहर की तरह। आप अपने मार्केट को अट्रैक्टिव कैसे बना सके कि हम जैसे एंटरप्रेन्योर सोचे कि भाई हमें आपके मार्केट में जाके ग्रो करना है, यहाँ पर सेटअप अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लॉजिस्टिक्स अच्छा है, जो भी ये लोग ने एक मार्केट रेडी करी है, यही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है ये तो भाई मैं एक स्पीच में नहीं बता सकती, ये पूरी प्लान बनानी पड़ेगी कि एक मार्केट का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल कैपिटल की तरह, एक बार मेरी बात हुई थी, आपने शायद रिचर्ड ब्रांसन का नाम सुना होगा, बट यूरोप के नंबर 1 बिजनेसमैन है। तो मैं यंग थी, मुझे भी जोश था, मैं पूछा सर रिचर्ड हाउ डू आई चेंज द वर्ल्ड? तो ही टोल्ड मी वेरी गुड थिंग, ही सेड कि डोंट लुक एट ओनली चेंजिंग द वर्ल्ड, चेंज 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड यू, देन चेंज 5 किलोमीटर रेडियस अराउंड यू, देन चेंज 100 किलोमीटर रेडियस अराउंड यू। तो जब हम सोचते हैं कि हमें भाई कुछ बड़ी चीज़ें करनी है, मगर हमारे एरिया में हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग मैं जानती हूँ यहाँ पर कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। उसी चीज़ से यू विल बिल्ड प्रॉस्पेरिटी वेयर यू आर। Hello. Yes. Ma'am, my question is, what's the most important thing that you have learned in your life in doing business? One thing which I have learned in business, but उससे ज़्यादा one thing I have learned in being a boss. एंड एक चीज़ मैंने कई लोगों को जो एक बॉस मेंटालिटी होती है, यू नो सर्टेन पीपल यू जस्ट मीट देम, और उनमें एक बड़प्पन होती है, वो उनके अराउंड आप रहोगे आप खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई एक वो बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, वो बिजनेस में कर रहे हैं या राजनीति में कर रहे हैं या सरकार में कर रहे हैं या जो भी उसमें कर रहे हैं। और वो सीक्रेट मैंने देखा है कि उनका कभी एक विक्टिम मेंटालिटी नहीं होता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई, मैं किस पीढ़ी में पैदा हो गया, हमारे साथ ऐसे हुआ। वो कभी खुद के बारे में, खुद के ऊपर जो है पिटी नहीं करते हैं। उन्होंने खुद के ऊपर जो है उनका माइंडसेट नहीं है कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ भी होगा। वो बोलते हैं कि भाई हम बॉस हैं, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है, हमारी किस्मत हम खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे। और वही सोच लेके वो हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो जो मैंने सीखा है एटलीस्ट मेरे करियर में, कई लोग को देख के जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनका
माइंडसेट जो है नेगेटिव नहीं होता है कि हम क्या करें, हम हेल्पलेस थे, बेचारे थे। हम वो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और वो अपनी किस्मत अपने हाथों में लेते हैं और उनसे उनकी तरक्की होती है। ओके, अभी मुझे ऑफिस जाने का है, कामाला जायचं है। सो थैंक यू सो मच. It was very nice speaking to all of you.